अब जैसे नॉर्मली हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे थे, जैसे ये कहा गया था कि मान लीजिए जैसे x इज इक्वल टू लिखा है 3t², ठीक है। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। हम लोग मेनली जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें वेलोसिटी बतानी है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dt। तो एक आगे जो 2 है इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, इसमें एक कम कर देंगे तो जो वेलोसिटी आ गई वो 60 हो गई, ठीक। ये इस तरह रहेगा जा करके। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है भाई, जैसे जैसे कोई समय बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर यही ऐसे लिखा होता x इज इक्वल टू 4t, अब हम वेलोसिटी निकालते dx/dt इज इक्वल टू क्या था 4, ये कांस्टेंट है भाई, 4 एक कांस्टेंट है, 4 तो वेरिएबल है नहीं। तो देखो वेरिएबल वेलोसिटी है तो यहाँ पर हमें क्या होगा जाकर के कम से कम x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² रहेगा भाई। इसके आगे वो t³ हो सकता है, t⁴ हो सकता है, कुछ भी हो जाए। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए t⁴ कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो पैराबोला जाएगा, पैराबोला किधर जाएगा, x की तरफ, ये इधर रहेगा। और इसका अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक। इतनी बात हम लोगों ने की थी। तो सिर्फ कई बार ऐसा लिखा रहेगा, ऐसी इक्वेशन कोई भी लिख देगा, पूछे कि बताइए इसमें कौन सा ग्राफ सही होगा। अब जैसे कल या इसके पहले वाले क्लास में आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा था वो इस बात से हो रहा था, जैसे यहाँ पर जैसे दे रखा था हमने, जैसे x इज इक्वल टू ये लग रहा 3t² + 4t लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे वेलोसिटी अगर करेंगे तो dx/dt ये आ गया 60 + 4 आ गया, तो वेलोसिटी वैल्यू है 60 + 4। और वहाँ पर मैंने कर ये दिया था भाई पोजीशन है और टाइम है तो ये इधर रह जा करके ऐसे। अब दिमाग में तुम्हारे ये जाएगा भाई ये +4 है तो +4 है तो इसको मतलब ये ग्राफ जो है फिर ऐसे जाना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, तो एक्चुअली में ये क्वालिटेटिव है, सिर्फ आपको ये बताना भाई यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है भाई। अगर तो इसलिए या जैसे t = 0 रखें हम, t = 0 रखेंगे तो 4 मिलेगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो उस कंडीशन जैसे t = 0 रखें तो सब 0 हो जाएगा, जैसे पोजीशन टाइम है ना ये, अगर t = 0 रखें तो सभी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 से गया। इसके बाद फिर कैसे बढ़ेगा, स्क्वायर पैराबोलिक फॉर्म बढ़ेगा जा करके। इसलिए पोजीशन टाइम कैसा है, ओरिजिन से चल रहा है। इतना आपको स्पेसिफाई सब मैथ में देखना होता है, अपने फिजिक्स में सिर्फ आपको क्वालिटी चेक करनी होती है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉर्मली अपने जो सिलेबस में वो t² के प्रोपोर्शनल वाला है तो कैसा रहेगा, पैराबोला रहेगा। तो पैराबोला किस तरफ पहुँचेगा जा करके, ठीक। तो ये पता चल गया कि हमें वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन पता होनी चाहिए। कई बार सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे x डायरेक्टली अगर ऐसी कोई इक्वेशन लिखी है तो वो नॉन यूनिफॉर्म की है, और केवल पावर t है तो वो यूनिफॉर्म की है, ठीक। इतना मैं बता चुका था। अब आगे जो भी सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं कि इसमें जैसे इसके पहले कंडीशन हम लोगों ने की भी थी कि इसमें पोजीशन दे रखी है, वेलोसिटी बताइए या एक्सेलरेशन बताइए। मान लीजिए जैसे x की पोजीशन लिख रखी x इज इक्वल टू 4t + 6, y इज इक्वल टू मान लो यहाँ पर कुछ भी कर दिया 4t² + 5t + 8, ऐसे लिखिए s इज इक्वल टू 4t + 6, y इज इक्वल टू 4t² + 5t + 8। ठीक, इसका मतलब लैंग्वेज में ऐसा लिखा है कि x कोऑर्डिनेट ऐसे दे रखा है, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग मोशन ये चेंज हो रही है और y एक्सिस के लॉन्ग उसकी जो पोजीशन है वो ऐसे चेंज हो रही है। देन फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, लिखेंगे फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0।
तो अगर कहीं पर t इक्वल टू 0 नहीं बोलेगा तो वहाँ बताएगा फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल टू 0, 5 मीटर पर सेकेंड। नहीं नेट बताना, देखो उसने अगर कुछ नहीं बोला कि हमसे ये नहीं कहा भाई x और y दोनों बदल रहे हैं, तो आप वेक्टर वाला याद करिए, अगर x भी हो y हो तो √ax² प्लस ay² होता था। तो हाँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे हम किसका, s की वेलोसिटी, फिर निकालेंगे हम डिफ्रेंशिएट करके y की वेलोसिटी। अगर केवल x कहता है तो मतलब x का निकल आएगा, अगर y कहता है तो फिर वो y निकल आएगा। अगर उसने सिर्फ कह रहा है कि वेलोसिटी बताइए, तो इसका हमें क्या निकालना है, नेट निकालना है, क्योंकि ये x में भी जा रहा है और y में जा रहा है, तो √vx² प्लस vy² हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर में जैसे हम लोग पढ़े थे, अगर वो x भी होता था y भी होता था तो अंडर क्या आता था, ax² प्लस ay², यही रहता था। अब यहाँ जैसे अलोंग द x एक्सिस की अगर बात करें, अलोंग x एक्सिस बात करें तो जो वेलोसिटी यहाँ पर देखेंगे तो यह आएगा dx/dt, तो हो जाएगा 4 और कांस्टेंट हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हम लोग देखेंगे y एक्सिस के लॉन्ग, तो यह आएगा dy/dt, तो यह आएगा देखिए 8t प्लस 5। तो वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस ये आ रहा है 8t प्लस 5, लेकिन हमसे कह रहा है t इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर हम देखो रखेंगे t इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू आ जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो x के लॉन्ग और y के लॉन्ग ये हो गया। हमसे पूछा गया है, ये तो उसने बोला नहीं कि x बताओ या y बताओ, मतलब हमें नेट वेलोसिटी पता करनी है। तो नेट वेलोसिटी पता करनी है तो v इक्वल टू हो जाएगा √vx² प्लस vy²। तो vx की ये वैल्यू ये निकाली 4, तो ये हो गया देखो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये देखो 16, ये 25, अंडर रूट कितना हो गया 41। अब इसको चाहे तो अपने अप्रॉक्सीमेट कर लो, अगर ये 36 होता तो 6 आता, भाई ऐसे समझ लीजिए, अगर 36 तो 6 आता, आगे की जो वैल्यू पता होती है 49 की तो 7 आता। अब ये किसके पास में है भाई 7 के पास में तो नहीं है भाई, 6 से थोड़ा ही ज़्यादा है। हाँ नहीं 6.89 करो तो फिर वो 49 के आसपास पहुँच, हाँ तो 6.4, हाँ ऐसे कह सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट जो पहुँचे जाकर सपोज कि हमने 6.4 कर दिया, तो बताने का मतलब ये था कि आपको ये ध्यान रखना है, अगर इस तरीके दे रखा हो हमसे पूछा जाए तो फिर ये हम क्या ना t इक्वल टू 0 पर देख लेंगे। भाई यहाँ पर देखो t है ही नहीं, तो कोई मतलब t इक्वल टू 0 करेंगे वैल्यू यही रहेगी। यहाँ पर y एक्सिस के लॉन्ग टाइम पर डिपेंडेंट है, तो t की वैल्यू 0 रखी तो वैल्यू निकल आएगी। ठीक, लिख लेंगे इसको। अब इसी में अगर वो कहता है कि एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, मतलब वेलोसिटी को एक बार हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब इसको डिफ्रेंशिएट 5 0 हो जाएगा, केवल कितना बचेगा 8। तो एक्सेलरेशन सिर्फ किस एक्सिस के लॉन्ग आया, y के लॉन्ग, ठीक है, तो 8 आ जाएगा। तो इतना लिख लीजिए, फिर बाद में मैं करता हूँ, बाकी लोग लिख लेना। तो यहाँ पर जैसे एक्सेलरेशन हम ये जैसे वेलोसिटी निकाली हम लोगों ने, x के लॉन्ग 4 आ रहा है, तो ये तो dvx/dt ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस हो गया 0। वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस ये लिखा 8t प्लस 5, यह है dv/dt, तो ये आ जाएगा 8, ये इधर 0। तो एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस 8 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए पोजीशन लिखी हुई है, एट प्लस 12t माइनस 3t स्क्वायर। देखिए x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस 3t स्क्वायर। देखिए फाइंड
पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो भाई इसको बदल लेंगे वेलोसिटी में, वेलोसिटी को जीरो करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, टाइम की, और जो टाइम की वैल्यू आएगी एक्स में रख देंगे। ये तो होगा। तो कितने समय के बाद वेलोसिटी जीरो हो जा रही है भाई, पहले जो उसने कहा कि भाई जब वेलोसिटी जीरो हो जा रही है तब पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले हम ये देखते हैं भाई वेलोसिटी जीरो कब हो जा रही है, तो हमें वेलोसिटी की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हाँ, तो ये जैसे जैसे किया dx अपॉन dt, तो ये हो गया 0 प्लस 12 माइनस 60, ये तो आया। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू 12 माइनस 60। अब ये हो जा रही 0, तो 12 माइनस 60, अब इस माइनस को इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। तो जब ये जीरो हो जाए तब हमें क्या बताना है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का अंतर, ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन क्या होती है, t इज इक्वल टू 0 पर, वही तो होती है इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इधर, तो एट t इज इक्वल टू 0, तो इसको लगते हैं x0। तो देखो इधर आएगा 8 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर। तो देखो इनिशियल पोजीशन कितनी आ गई, 8 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में लिखते हैं, देखो 8 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर। तो 8 प्लस 24, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 3 जा 12, प्लस का 24 माइनस का 12 कितना जा प्लस का 12, और प्लस 12 प्लस 8 कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो 20 माइनस 8 वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर। और जबकि पोजीशन क्या होगी मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 20 मीटर ही। तो ये वैल्यू सीधे जो लिखी है यहाँ पर यह लिख दे रहा हूँ, जैसा कहता जा रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग चलते जाइए। प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे कई बार जैसे क्वेश्चन कोई करते हैं ना, तो एक तो ये अपने आप ही प्रेशर ले लेते हैं कि जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए, नहीं, तो उस जल्दी के चक्कर में गलत हो जाता है। इसलिए अभी तो जैसे प्रैक्टिस मैच है ना, प्रैक्टिस मैच आप प्रैक्टिस करिए, गलत होगा या सही होगा तो आप प्रॉपर, जैसे अभी आप जितना समय देना दे दीजिए, जब प्रैक्टिस हो जाए तो अपने आप पे शॉर्टकट पता चल जाता है कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, अब ये मान लो पोजीशन ऐसे वेरी कर रहा है, कुछ भी लिख देता, मान लो 6 प्लस 10t, ठीक है, प्लस 2t स्क्वायर और माइनस 2t क्यूब, ये लिखा है। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं,
एक्स इज इक्वल टू 6 + 10t + 2t² - 2t³ फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या रहेगी ये बताना है। तो यहाँ में 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगी वेलोसिटी, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आएगी उसको कर देंगे हम 0। हाँ, तो वहाँ क्या पता चल जाएगा हमें, टाइम, और जो टाइम की वैल्यू रख देंगे जो भी आ रहा हो। ठीक है, कोई नहीं, जितना टाइम माइनस में आ जा रहा है। अच्छा, वेलोसिटी, चलिए देखते हैं हम, जो भी आ रहा हो उस पर आप मैच करना। ठीक है भाई, उसने बोला कि एक्सेलरेशन जब 0 हो जा रहा है तब वेलोसिटी बताइए। तो हमें ये पता है भाई इसकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ देखो करते हैं, ये आया dx/dt, तो 6 का हो जाएगा 0, इधर आएगा +10, यहाँ जाएगा कितना 40, और ये आएगा 60²। तो देखिए वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई 10 + 40 - 60²। अब एक्सेलरेशन निकालना तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, dv/dt, ये हो गया 0 + 4 - 12t। अब ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो गई 4 - 12t। अब ये 0 रखना है हम लोगों को, तो 4 - 12t, इस माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 12t = 4, तो t = आएगा 4/12, मतलब 1/3 सेकेंड। तो 1/3 सेकेंड के बाद जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है तो उसमें क्या निकालना, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो t की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो रखते हैं, तो v = 10 + 40 - 60²। तो यहाँ रखते हैं एट t = 1/3 सेकेंड। तो 10 + 4 × 1/3 माइनस इधर आएगा 1/3 का होल स्क्वायर। तो इधर है 10 + 4/3 माइनस 6/9, तो 2/3 हो गया। इसको जोड़ लेते हैं तब तक, ये से मल्टीप्लाई 30 + 4 34/3 माइनस 2/3, डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस कर देंगे, कितना आएगा 32/3 मीटर पर सेकेंड, 10.66 आता जाएगा। तो इस तरीके जैसे क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि आप कर सकते हैं, है नहीं? उम्मीद करने में उम्मीद कर सकते हैं, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा ना। अब भाई एक बात, 2 ही कंडीशन है, या तो एक ही कॉन्सेप्ट पे हम बार बार कई क्वेश्चन कराते रहें तो अदर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के लिए समय मिलेगा कम, समय कम क्या कभी कोई मिलेगा ही नहीं। अभी तो मान लो करते रहो, कोई ऐसा वो नहीं है, धीरे धीरे करके। इसलिए कोशिश ये है कि भाई जितनी वेरिएबिलिटी क्वेश्चन की हो सकती है उसका कम से कम एक क्वेश्चन तो कर ही लिया जाए। अब जो और कोई भी क्वेश्चन है इसमें वैल्यू बदल देगा, ठीक है, आपसे पूछ देगा कि भाई अब मान लीजिए यहाँ कह सकता है कि जब एक्सेलरेशन 0 है तब पोजीशन बताइए, तो टी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, बात वही है।
तो घुमा फिरा के जैसे दोनों कंडीशन देख ली, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की और डिस्प्लेसमेंट की या पोजीशन की। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं अब। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेंगे क्या है, इसके बाद लैंग्वेज लिखाता हूँ। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए फ्लोर है, ऐसे समझिए जैसे डीजे तो सभी ने देखा होगा, है कि नहीं है, मतलब फ्लोर जैसे ऊपर ऐसे लग लाइट लगी रहती है ना, डांसिंग लाइट होती हैं, ठीक है। अब जैसे लाइट है, जैसे मान लो पहले यहाँ पर ऐसे लगी, जैसे वो मूव कराता है तो ये जो स्पॉट होता है वो आगे बढ़ता है, फिर उधर कोने में जाएगा, फिर इधर जाएगा, इसी तरह से लाइट वो मूव करती रहती है जाकर के, ऐसे वो रोटेट करता है वो, ठीक है। दिवाली में लोग लगा लेते हैं अपने बाहर दरवाजे पर, ठीक है, वैसे ही कहानी है। हाँ, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइट स्पॉट है, ठीक है, ये एस है, तो इस फ्लोर से कुछ हाइट मान लेते हैं, जो भी मर्जी आए वो मान लेते हैं, एस की वैल्यू बाद में लिख लेंगे, ठीक है, ये दे रखा है। अब ये लाइट रोटेट कर रही है, रोटेट करे तो ये जो फ्लोर है इस पे ऐसे घूमती जाएगी वो, तो किसी कंडीशन पे मान लीजिए ये इसका O है, ये P पर ये वैल्यू किसी कंडीशन पे ये दे रखी है, यहाँ से हमने उसने कुछ भी एंगल दे दिया, सपोज करिए यहाँ से ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री, और यहाँ पर कुछ वैल्यू इसकी लिख देते हैं, ठीक है, या जब ये रोटेट कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी दे देते हैं, लीनियर वेलोसिटी वो 6 मीटर पर सेकंड है। तो हमें पता करना है एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है, और यहाँ से हाइट की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, सपोज करिए 2 मीटर पर है, मतलब 2 मीटर की हाइट पर एक लाइट लगी हुई है, वो रोटेट कर रही है, ठीक है। रोटेट करने पर उसका जो इस लीनियर स्पॉट की वेलोसिटी आ रही है वो 6 मीटर पर सेकंड आ रही है ऑन द फ्लोर, ठीक। देन फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइट स्पॉट। लैंग्वेज समझ में आए, जैसे मान लो यहाँ पर स्पॉट लगा रखा है, वो ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करने पर जो सरफेस पर लाइट स्पॉट पड़ेगा वो सरफेस पर ऐसे सीधी रेखा में चलेगा ना, या तो उधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो हमें उसकी लीनियर वेलोसिटी दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक, और कितनी इसकी हाइट दे रखी है, तो पूछ रहा है जो लाइट कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी ये निकालना है। अब यहाँ पर जैसे आपको बस इतना नहीं पता कि भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो जैसे हम मान लीजिए लीनियर वेलोसिटी पढ़ते हैं तो देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहता है, इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, बाकी कोई मतलब नहीं रहेगा, थीटा की वैल्यू देख ही रहे हैं हम लोग। तो ये तो लैंग्वेज लिखेंगे, अ लाइट स्पॉट is rotating, a light spot is rotating at a height of 2 meter, at a height of 2 meter, and क्या लिखा, लाइट स्पॉट लिखा है, केवल लाइट, हाँ नहीं केवल लाइट लिखी है, लाइट बल्ब लिखी है, लाइट बल्ब, स्पॉट तो जमीन पर बनेगा ना, लाइट बल्ब इज रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर एंड इट्स स्पॉट इज मूविंग ऑन द सरफेस विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, एज शोन इन द फिगर। देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइट बल्ब। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, नेक्स्ट आप इसे सॉल्व करना। अब देखिए भाई, इसमें जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम उसी को डिफरेंशिएट करते हैं जो वेरिएबल होता है,
है कि नहीं। अब बल्ब अगर हमने इस छत पे लगा रखा है तो बल्ब ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना, उसकी हाइट कैसी है, कांस्टेंट, मतलब हाइट रहेगी कांस्टेंट। अब उसका जो स्पॉट इस सरफेस पे आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे उसकी पोजीशन बदलेगी, तो बदलेगा क्या वैल्यू, एक्स की वैल्यू, है नहीं। ये तो वेरिएबल है और एच कैसा है, कांस्टेंट। तो अब देखिए ये अगर 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री, इसको हम अभी थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस एक्स और एच में रिलेशन निकालना है यहाँ से थीटा से, क्योंकि रोटेट तो यहीं हो रहा है ना, मैं ये थीटा चाहिए जो रोटेट कर रहा है, यहाँ से तो मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे कि इसमें देखो ये इसके एंगल के सामने वाला है परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाला रहता है बेस, तो क्या अप्लाई करेंगे, टेन थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ हाँ, तो यहाँ पर हमने टेन थीटा अप्लाई किया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन एच। तो देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा एच टेन थीटा। चलिए ठीक है। अब x है वेरिएबल, तो इसकी स्पीड दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड, मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो हुआ। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोगों ने ये कहा था मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट होगा उसको कर लेंगे बाहर, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये ऐसे किया था ना, जैसे ये इधर लिखा हुआ था, जैसे हम करते 4t, तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया था, डी एक्स अपॉन डी टी, 4 को कर लिया बाहर, डी अपॉन डी टी टी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 4, वही कंडीशन है। तो एस को कर लिया बाहर, तो ये आ गया डी अपॉन डी टी, यहाँ पर लिखा है टेन थीटा। अब समस्या ये भाई इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, हम लोगों ने पढ़ा टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए नीचे क्या होना चाहिए, डी थीटा होना चाहिए ना। जैसे हमने कहा था अगर मान लो ऐसा ना हो तो हम ले आएंगे, तो उसके लिए डी थीटा से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किया गया भाई, डी थीटा यहाँ किया गया और डी थीटा यहाँ किया गया, ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो गया वी, ये एच, तो ये लिखा डी अपॉन डी थीटा, यहाँ लिखा हम लोगों ने टेन थीटा, और ये आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, यही तो निकालना है, डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा निकालना है हम लोगों को। ये वैल्यू रख देते हैं 6, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होता था, सेक स्क्वायर थीटा, वो कॉट का रहता था माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा रहता था, और ये क्या होगा ओमेगा। अब बात है कि भाई थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, भाई ऐसे देखो ओमेगा भी अननोन हो गया, थीटा भी अननोन है, तो हम कैसे निकालेंगे ओमेगा की वैल्यू, भाई ये नहीं पता है, तो इसको यहाँ से निकालते हैं। ये 90 डिग्री, ये 45, ये भी कितना होगा 45 तो रहेगा, तो यहाँ में ये पता चलेगा भाई थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, इसको कट कर देंगे कितना आएगा 3, तो ये आ जाएगा देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री ओमेगा। अब बात आती है भाई सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए जो सेक थीटा रहता है ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, अगर सेक 45 है तो ये क्या होगा 1 अपॉन कॉस 45, कॉस 45 वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई √2। देखो 3 इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर ओमेगा, तो 3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2 मतलब 1.5, ये आता है रेडियन पर सेकेंड है, ये हो जाए। तो बस कुछ खास नहीं है कि मतलब उसी को बस आपको इतना देखें जो वेरिएबल है उसी के टर्म में इक्वेशन बनानी है हमें, एक बार इक्वेशन बन गई तो बाकी तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चल जाता है। लिख लीजिए इसको,
ठीक, इस तरह कोई क्वेश्चन रहेगा तो पहले उसके बीच मेन काम होगा इक्वेशन को बनाना, और फिर जो वेरिएबल होगा उसी को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लिख गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करना है इसकी, मतलब आपको अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना है क्योंकि होमवर्क है। मतलब ठीक है, बाद में देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे ये एक रोड है, ठीक है, हॉरिजेंटल, ऑब्वियस रोड हॉरिजेंटल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक कार है, ये से दौड़ती चली जा रही है, ठीक है, कोई भी स्पीड मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड से ऐसे दौड़ती चली जा रही। हाँ, अब इस रोड से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पर जो भी इसकी है, मतलब y एक्सेस ले लेते हैं, अगर इसको x माने तो ये क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पर कोई भी इसकी वैल्यू मान लेते हैं, सपोज करिए ये खड़ा हुआ जा करके 3 मीटर पर। यहाँ पर कोई कैमरामैन है, ठीक है, वो इसकी शूटिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब नहीं जैसे हम सिनेमा उसमें सीरियल में या मूवी में दिखाते हैं, उदाहरण कोई विलेन है कार में बैठ के जा रहा है, ठीक है, तो नहीं जो हीरो रहता है उसकी जासूसी करता है, कहाँ जाता है तब इसे मारेंगे हम, कहीं पहाड़ी से कहीं घर से उसे देख रहा होता है कार को, तो उस कैमरा क्या उसी तरह रोटेट करता जाएगा वो, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर जब ये एंगल बना रहा है, मान लीजिए 45 डिग्री, ठीक है, बदल देते हैं, बार बार 45 ले रहे हैं, मतलब 30 डिग्री, तो उस भाई से रोटेट करता जाएगा ना, तो उस कंडीशन में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। एक कार है हॉरिजॉन्टल रोड पर दौड़ती चले जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। रोड के परपेंडिकुलर पर एक कोई कैमरामैन है जो इसको फोकस कर रहा है, इसकी मूवी बना रहा है, ठीक। तो एंड एट ए पोजीशन व्हेन इट्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैमरा। लैंग्वेज लिखेंगे, अ कार इज रनिंग on a horizontal road with velocity 4 meter per second. Horizontal road with velocity 4 meter per second. Full stop. A cameraman at a distance of 3 meter normal to the road capture the moving car, comma, then find angular velocity of the camera when it makes angle 30 degree with vertical, 30 degree with vertical से यही है, सेम कॉन्सेप्ट है। बताइए क्या आनी चाहिए, 2√3/3। तो पहला इन्होंने जैसे कहा 2√3/3 है 1,
1 रेडियन पर सेकंड। इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको कराया गया, ठीक है, उसी पे बेस्ड है, जैसे तरीका ही बताया गया आपको कैसे इसका इक्वेशन बनानी है। बस डिफरेंशिएट करते जाना, सामने आपके लिखा हुआ है, इसका आपने क्वेश्चन की कोशिश करिए क्या आएगा। अब यहाँ पर यही एंगल मान लेते हैं भाई, यही बदल रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये पर x एक्सिस पे जा रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन वाई हो जाएगा। ये यहाँ पर हमने लिखा भाई tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन वाई, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y tan थीटा। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, dx अपॉन dt। वही काम किया, फिर ये यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर t है, तो d थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, d थीटा इधर आएगा, ये वैल्यू हो जाएगा ओमेगा। v की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को कितनी 4, और यहाँ जो y की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3। तो ये एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30। अब सेक 30 जो होगा cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 की वैल्यू क्या रहती है, cos 30 की वैल्यू वही रहती है जो sin 60 की होती है, √3/2। तो अगर यहाँ पर हम sec 30 लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर 2/√3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर किया, यहाँ पर क्या लिखा है ये 3 और यहाँ लिखा है 4। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ रहा है 4, ये 3 स्क्वायर का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 को हो जाएगा 3 ओमेगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू आ जा रही 1 रेडियन पर सेकेंड। तो सही है 1। तो इसमें जैसे आप इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन मिलेंगे लगभग यही मिले हैं, जो दे भी रखे हैं, जो पूछे भी गए हैं, तो एक तरीका पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब जहाँ भी आपने गलती की होगी उसे आप समझिए कहाँ आपने गलती की, या तो एंगल रखने में गलती की है, ठीक है, बाकी इक्वेशन बना ली तो एंगल रखने में गलती की होगी। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए ऐसे लिख रखा है कि जो पोजीशन है किसी पार्टिकल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻² आ रही हैं, या 1/2 नहीं करते हैं और कुछ करते हैं, पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t है। लैंग्वेज लिखेंगे इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद इक्वेशन, इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद इक्वेशन, ये लिखेंगे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√t। ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद इक्वेशन, फिर ये लिखेंगे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√t। देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी, बिल्कुल डैश लगा देंगे। अब उसमें आप बताना रहेगा टाइम के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, तो आप बताएंगे, हम यहाँ ऑप्शन बना देंगे, फिर आपसे पूछ देंगे कौन सा सही है। जो भी आएगा भाई, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा।
टी पावर कितना आएगा 5/2 हो जाएगा मतलब ये, ठीक है। इसमें कौन सा सही रहेगा ये बताना है। ठीक, सिंपल सा है, तो बस ये रूट में था, तो जैसे ही x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ऊपर कितना आ जाएगा -1/2, है कि नहीं है। तो वेलोसिटी निकालना है, तो dx/dt, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, बराबर लिख देते हैं, जो पावर होता है वो पहले आ जाएगा, और फिर इसमें हम करेंगे -1। तो देखो v = आ रहा है -1/2, और टी पावर कितना आ गया, ये इधर जाएगा -2 -1 कितना आ जाएगा -3/2। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी पावर -3/2। ठीक, फिर से इसको हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/dt। तो d/dt पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dt, और ये लिखा रहेगा 3/2। तो ये एक्सेलरेशन है, तो जो पावर है वो पहले आ जाएगी, पर इसमें हम करेंगे -1, तो -2 -3 क्या हो जाएगा -5, तो टी पावर आ जाएगा -5/2। या इसको अगर ऐसे लिखा जाए नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा टी पावर 5/2, और ऊपर लिखा होगा तो -5/2 रहेगा, नीचे रहेगा तो +5/2 रहेगा। सही है। कई बार ऐसे आ जाते पूछ रहा है किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, तो मतलब वही है। ठीक, ये तो बात हो गई डिफ्रेंशिएशन की। नेक्स्ट सिस्टम में देखते हैं हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग है समेशन। मतलब सबको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट मतलब कोई स्मॉल स्मॉल सेगमेंट हो गए, सबको हम जोड़ देंगे। ठीक, तो पहले बेसिक समझ लेते हैं मतलब क्या है इसका। जैसे मान लीजिए जो हमें एप्लीकेशन जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से समझते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से। इधर उधर फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी तो फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं। और जैसे कई बार हम आगे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, या जब उसको पढ़ते हैं ना रोटेशन डायनेमिक्स, तो वहाँ सेंटर ऑफ मास पोजीशन पूछी जाती है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है।
जैसे ये रॉड है, हमने लंबाई नापना यहाँ से शुरू किया, तो ये 0 है और ये क्या है, L है। तो इसका और एग्जाम्पल ऐसे समझ, जैसे मतलब कोई चेन रहती है, ठीक है, चेन में जैसे कई लिंक हैं, ये लिंक है, ये मान लिया ऐसे। तो मान अगर यूनिफॉर्म लेंथ की है अगर ये जैसे लिंक, तो अब इसमें टोटल चेन की हमें लेंथ बतानी है। अगर सभी जो इसकी सेगमेंट आ रहे हैं वो बराबर दूरी पर हैं, तो हम देखो इसकी लंबाई बताने का भाई क्या तरीका है, या तो हम ये करें भाई एक लिंक की हमने लंबाई पता कर ली और फिर हमने काउंट कर लिए टोटल कितनी लिंक हैं, तो जितनी एक की होगी, भाई यूनिटरी मेथड चलता है ना भाई, एक की पता है n नंबर निकालने, तो उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो वही कहानी है, तो वही मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। अब जैसे उसने हमसे ये कहा गया कि मान लीजिए एक सेगमेंट हमने लिया यहाँ पर, इसकी थिकनेस रखी हमने dx और यहाँ से जो लेंथ आई वो कितनी आई, x, ठीक। तो हमें क्या है, जैसे एक स्मॉल सेगमेंट माना हमने कितना, dx, ठीक है। तो ये dx एक सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, ये x, तो इससे हमने किया मल्टीप्लाई। अब हमें इसको जोड़ना है कहाँ से, 0 से लेकर के l तक का। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से लेकर के l तक को क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब यहाँ तक जोड़ना है। तो इसमें क्या होगा, अगर इंटीग्रेशन कहीं भी अगर किया जाना होगा तो उससे हमें ये पता चलेगा भाई, जैसे वहाँ पर हम डिवाइड करते थे, जैसे रहता d/dx या dt ऐसे लिखा रहता था, तो हम एक लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करते थे। यहाँ पर क्या है, स्मॉल सेगमेंट को सबको हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन है। अगर ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन। एक नॉर्मल लिटरल मीनिंग जैसे कह रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा भाई इंटीग्रेट करना है या डिफरेंशिएट करना है, वहाँ देखो न्यूमेरिकल लिखा रहेगा। अब ये हमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये तरीका रहेगा जा करके। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये आया जैसे x से x इंटू डी एक्स, और जहाँ से जहाँ तक उसे इंटीग्रेट करना हो वो लगाई जाती है लिमिट। जो नीचे लिखा होता है उसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखा होता है उसे बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक। तो ये तो तरीका आया इंटीग्रेशन का। अब यही इसका एक मेन फॉर्मूला रहता है, बाकी तो सब आसान रहते हैं। तो इसको देखते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला जो उसका इंटीग्रेशन का रहेगा। ठीक, पहला मान लीजिए अगर ये वेरिएबल है x पावर n लिखा है और ये dx है। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं मान लीजिए x1 से लेकर के x2 तक। तो देखिए क्या होगा, वहाँ पर हम क्या करते थे, पावर में एक कम करते थे, यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, ऐड करेंगे पावर में। वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिवाइड करेंगे, जितना ऊपर आया उतने से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप, 2 स्टेप में सॉल्व होगा। यहाँ लिखा हम लोगों ने लोअर लिमिट, ये लिखा हमने अपर लिमिट। अब ये लिमिट किसकी है, x की है ना, तो पहले लिखेंगे अपर लिमिट, मतलब x की जगह हम क्या लिखेंगे, x2। तो ये हम लोगों ने लिखा भाई x2 की पावर कितना है, n+1 अपॉन n+, माइनस लोअर लिमिट s की जगह लिखेंगे हम x1, तो n+1 अपॉन n+। ये इसका सिंप्लीफिकेशन रहेगा। इतना लिखिए, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे जो था उसी समझते हैं, क्योंकि उसका ज़रूरत भी पड़ती है उसकी, है कि नहीं है, इसलिए जो आगे ज़रूरत पड़ेगी उसको यहीं से समझ लेते हैं। ये था 0 से लेकर के L तक, स्मॉल सेगमेंट रखा था हम लोगों ने यहाँ पर dx, ये था x, ठीक है, ये वैल्यू थी 0 से लेकर L तक। इसका ये बनाया गया भाई x dx, 0 है, ये कितना है, L है
ये जो x है भाई, x की वैल्यू ही क्या है, ये l है, l को हमने x माना, तो यहाँ पर ये x जीरो मतलब l जीरो, और फिर ये x बराबर किसके हो जाएगा, l के, यहाँ x बराबर l के हो जाएगा। ठीक, तो इंटीग्रेट करते हैं, देखिए तो यहाँ क्या करना है, x में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पावर कितना है 1, तो 1 में 1 ऐड किया प्लस 1 प्लस 1, लिमिट रखाएंगे 0 से लेकर के l तक। तो इस पहले लिख लेते हैं, देखो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर के l तक। अब s की वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s जगह रखेंगे में l, तो ये देखो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा देखो l स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस, तो इसका 0 कहेंगे, 0 स्क्वायर इधर कितना रहेगा 2, तो ये वैल्यू निकल के कितनी आ गई l स्क्वायर बाई 2, ये पहुंचा जा करके x इंटू डी एस की वैल्यू कितनी आ गई l स्क्वायर 2। अब वहाँ पर जैसे आप लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अब देखिए जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट जब करते थे ना, जैसे डी अपॉन डी टी लिखा है, यहाँ टी लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी होती थी 1। अब जैसे यही है, अगर मान लो इसको डिफ्रेंशिएट करें डी एल और पूरे के जोड़ दें, डी एल का हर एक सेगमेंट जोड़ता जाएंगे तो कितना आ जाएगा एल हो जाएगा ना। कहना ही चाह रहा हूँ, तो चाहे तो दूसरा पॉइंट नीचे लिख लो, फिर मैं इसे समराइज़ करता हूँ कि अगर ऐसे लिखा है डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे 0 है और ये x है, तो लिमिट रखेंगे 0 और ये x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू सीधे कितनी आई x ही तो आई। ठीक है, तो अगर dx है तो x हो जाएगा, dy है तो y हो जाएगा, dz है तो z हो जाएगा, dt है तो t हो जाएगा। अगर सिंपल यही वैल्यू सबको जोड़ेंगे स्मॉल सेगमेंट, तो जो वैल्यू यहाँ पर है उसका कंप्लीट क्या हो जाएगा x हो जाएगा, dy तो y हो जाएगा। इसको लिखिए सेकंड पॉइंट को। ठीक है, बताना ये चाह रहा हूँ, जैसे वहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा, तो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का है, बस एक नया नाम जुड़ जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास वहाँ हम लोग पढ़ेंगे भाई, ये रहता है एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे अपॉन डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, ये रहता है सेंटर ऑफ मास। जैसे एक्स के लॉ निकाल रहे हैं तो एक्स सी एम ये फॉर्मूला आया। अब ये हम लोग निकाल ही चुके हैं एक्स डी एक्स का, कितना निकाला एल स्क्वायर बाई 2, तो यहीं पर रख दे रहा हूँ। ये रखा हमने 0 से लेकर के एल तक, और ये रखा 0 से लेकर के एल तक, तो इसका निकाला, देखो ऊपर का आ गया एल स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स का कितना हो जाएगा एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एल, तो यहाँ नीचे आ जाएगा एल, तो ये एल से एल कट गया, तो देखो सेंटर ऑफ मास कितना आ गया एल बाई 2। तो वहाँ बस हम लोग ये पढ़ देते, बता दिया जाता है कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी है तो जो उसका सेंटर ऑफ मास आएगा जस्ट उसके मिडिल में आएगा। अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है, इसका सेंटर मास कहाँ रहेगा, जस्ट सेंटर में रहेगा, L/2 पर आया तो L/2 पर हो गया। तो तरीका वही है इंटीग्रेशन का ही। आगे वहाँ जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे तो फिर यही कहेंगे इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, बस फॉर्मूला ये रहता है एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स। एक्स डी एक्स निकाल लिया एक्स स्क्वायर बाई 2, एस की वैल्यू रख दी एल स्क्वायर बाई 2, डी एस का कितना हो गया एक्स, एस की वैल्यू रख दी एल, तो एल स्क्वायर से कट गया, वैल्यू आ गई L/2। ठीक है, तो जैसे ये रहेगा जैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं, जब अभी जैसे पढ़ते रहोगे, जब वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो ये चीज़ें फिर आसान लगने लगेंगी।
अरे भाई ये पीछे खींचता रहता है। ठीक, अब कुछ इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं, मैक्सिमम हमें इसी पर न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, जैसे जो कर चुके हैं उसी से देखते हैं। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी की इक्वेशन बना दी, वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी मान लीजिए 4t + 16, 4 + 16, ठीक है। तो नीचे फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया होता था तो वेलोसिटी करते थे dx/dt। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टर्म में ले आना है तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ये हम यहाँ पर लिखेंगे dx/dt, तो ये रहेगा 4 + 60। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो केवल dx को यहाँ लिखते हैं, dt को ले जाते हैं इसकी तरफ, तो dt सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से भी होगा और इससे भी रहेगा। तो ये देखो आएगा 4dt + 60 × dt, यही रहेगा। अब इंटीग्रेट करना रहेगा तो इंटीग्रेट करेंगे इसको हम, ठीक। अब कुछ नहीं कह रहा है तो इसको मान लेंगे 0, इसको मान लेंगे हम x, 0 से लेकर x तक, ये होगा 0, ये क्या हो जाएगा t, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा t, ds का क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0 और x, 4, dt का क्या हो जाएगा t 0 से लेकर के t + 6, इसका क्या हो जाएगा t²/2/1 है, 1 जोड़ दीजिए t² हो गया, नीचे उतरी से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये वैल्यू हो जाएगी t²/2, 0 से लेकर के t। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सीधे x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा देखो 4t + 6t²/2, तो देखो कितना आ गया, ये आ गया 4t + 3t²। अब अगर देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। अगर हमारा इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, अगर हम लोग देखिए dx/dt, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 60। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट रिवर्स रहते हैं, उल्टा रहेंगे। नेक्स्ट लिखिए इफ इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन is equal to ft², if equation of acceleration is equal to ft², then find equation of velocity, if at
t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज u, इफ एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं किया है। क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt। निकाल के बताइए क्या हो सकता है, कोशिश करिए। है v इज इक्वल टू, हाँ f/3 t क्यू है। थोड़ा कोशिश करिए, 1-2 मिनट समय देते हैं, है कि नहीं। ए इज इक्वल टू एफ टी स्क्वायर लिखा है, इफ एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज यू, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पर हमें वेलोसिटी दे रखी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। यहाँ लिखता हूँ, देखिए ए इज इक्वल टू है एफ टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन को लिखा जाता है डी वी अपॉन डी टी, ये रहेगा एफ टी स्क्वायर। तो मैं वेलोसिटी निकालनी तो डी वी के इधर लिखते हैं, ये रहेगा एफ टी स्क्वायर, डी टी इधर चला जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, 0 से लेकर के, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, देखो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के t तक, और t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, फाइनल v मान लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भाई डी का रहता है v, बट डी एस का x होता था, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी f, इसका क्या हो जाएगा t³ 3, 0 t रखें वैल्यू यही आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ft³/3। अब ये माइनस का u है उधर ले जाएंगे, तो v इज इक्वल टू u प्लस 1/3 ft³। ठीक है, अब देखो गलती कहाँ होती है। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए जैसे कंपटीशन में आया होता, उसमें 4 ऑप्शन लिखे होंगे, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस 18। ठीक, अब जब स्टूडेंट ये सोचता है कि जैसे a इज इक्वल टू एफ टी स्क्वायर लिखा तो उसे तुरंत याद आता है, अब मान लो उसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है, या आ रहा है लेकिन स्ट्राइक नहीं किया कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, उसमें पूछा बताइए इसमें कौन सा सही है, तो वो सोचेगा यार इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है, ये कहाँ हो सकता है नहीं, बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, बोले ये तो गलत रहेगा, यही सही रहेगा। अब बाहर निकल के आया, अब जिसने मान लो उसको स्ट्राइक कर गया नहीं इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो वो कहेगा यार इसका आंसर ये रहेगा, तो तुरंत कहते मैं ऐसा देख चुका हूँ ना, तो कहेगा अरे यार ये हो ही नहीं सकता है, कभी ऐसा पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ये रहती है, ये रहता है। ठीक है, जब वो कहेगा नहीं देखो ऐसे सॉल्व किया था, तब करेगा यार ये तो मुझे आता था और गलत हो गया। तो बात वही होती है ना, वहाँ तो देखो इतना समय नहीं होता है जितना यहाँ बैठकर हम हर पहलू को सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है वैसा। जिस डायरेक्शन में एक बार दिमाग चल निकला तो उसी डायरेक्शन में चल निकलेगा, फिर इधर उधर कहीं नहीं देखता है, फिर कुछ भी करते रहो तुम। तो वही है, तो इसलिए अब ये पूरी बात वही होती है ना प्रैक्टिस की, जितना आप अब प्रैक्टिस ऐसा है बहुत वैरायटी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हो। हाँ इतना हो जाए जितने क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार लगाते रहो। और प्रैक्टिस शब्द जो होता है उसमें कोई संख्या नहीं लिखी होती है, जैसे रिवीजन में कभी ये नहीं कह सकता कि एक बार पढ़ लो, रिवीजन मतलब फिर से आप देखिए, आप कितनी बार देखिए, आप जितनी बार आपकी मर्जी हो, जितनी बार मर्जी, मतलब जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में ना आ जाए या काफ़ी समय तक दिमाग में रिटेन ना रहे। जैसे आज आपने पढ़ा तो कम से कम आपको 1 महीने तक रिटेन रहे तो आपके समझ लो आ गया, दिमाग में बना रहेगा। और पता चला आज आपने पढ़ा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, हफ्ते भर बाद आप भूल गए उसको, ठीक है,
तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो फ्रिक्वेंसी रिवीजन की होती है वो इंडिविजुअल वेरिएशन है। ऐसा जरूरी नहीं तुम सोचेगा हमारा फ्रेंड है तो उसको 2 बार रिवाइज करता है, उसको बहुत समय तक याद रहता है, तो वो 2 बार करता है, 20 बार करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई। आपको अल्टीमेट सिलेक्शन लेना है, चाहे 2 बार रिवीजन करने से होता हो, चाहे 20 बार रिवीजन करने से होता हो। ठीक, अब इसी इक्वेशन में मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताइए। अब ये बन गई। अब नेक्स्ट इसी में लिखिए इन द एबव प्रॉब्लम, इन द एबव प्रॉब्लम, हाँ इसी हम क्वेश्चन कर लिखेंगे इन द एबव प्रॉब्लम इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी, बार डैश लगा देंगे। अब बताएंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी। अब बी को क्या ले सकते हैं, dx अपॉन dt, फिर dt को इधर ले जाएंगे, तो नीचे कितना जाएगा 4/12 हो जाएगा ये, है नहीं भाई। इसको करोगे टी पावर 4/4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/12 आएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखिए हम लोगों ने v इज इक्वल टू यू प्लस 1/3 ft क्यूब। तो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने जैसे dx अपॉन dt u प्लस 1/3 ft क्यूब। तो देखिए dx इज इक्वल टू ये आएगा u dt 1/3 f, ये रहेगा t क्यूब dt। इंटीग्रेट कर देते हैं, dx का x हो गया, dt का t हो गया, प्लस 1/f, ये आएगा t पावर 4/4। तो देखो x इज इक्वल टू ये बन रहा है ut प्लस 1/12 ft पावर 4। चलिए वो ठीक। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते हैं। ठीक है, थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल को रिकॉल करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा था, डिफ्रेंसिएशन ये पढ़ा था d अपॉन dx और इधर रहता था ln x, तो इसकी वैल्यू क्या आती थी 1/x। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अगर ऐसे लिखा हो dx अपॉन x, इंटीग्रेट करेंगे भाई इसको ऐसे देखिए, इस d अपॉन dx मतलब डिफ्रेंसिएशन है, इसको उधर ले जाइए तो ln x ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा dx अपॉन x, इधर ये इंटीग्रेशन हो गया तो इसका dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा ln x। भाई रिवर्स रहता है, हम लोगों ने पढ़ा भाई डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक, तो हमने जैसे ln x को डिफ्रेंशिएट कर रहे तो आ रहा था 1/x, तो हमने क्या कि इस dx को उधर ले गए। अब कुछ लोग ये सोचेंगे dx को उधर ले गए तो d कहाँ चला गया, वो d उसी के साथ में रहता है, अलग से नहीं रहता जा करके। ठीक है, सिर्फ ये बताता है इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है। तो dx अपॉन x क्या हो जाएगा ln x, तो ये इसका वैल्यू आएगी ln x, ये आ जाएगा। ठीक, दूसरा देखिए हम लोगों ने चेन रूल मेथड पढ़ा था। ये जैसे हम कर रहे हैं भाई d/dx, ये लिखा है ln प्लस कोई भी वैल्यू जैसे मानते हैं, ये bx लिखा है, तो इसको हम कहते हैं पूरा मानेंगे हम x,
तो ln x का होता था 1/x, तो यह आ जाएगा 1 प्लस बी एक्स, ये होता था ना। फिर हमने कहा चेन रूल मेथड, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। बी एच को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा b, यही तो आता था, तो b/1 प्लस बी एक्स, यही तो होता था। अब उल्टा लिखाओ, जैसे ये इस तरीके से ऐसे लिखाओ, फोर्थ में कर दें, ये मान लो लिखा है dx/1 प्लस के एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो क्या कहा गया, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जैसे x मानते हैं dx/x, तो क्या होगा ln x, तो ये वैल्यू हो जाएगी ln x मतलब 1 प्लस के एक्स। फिर हम उसको करेंगे, तो ये तो जैसे कांस्टेंट, इसका कोई मतलब नहीं है, तो जो वेरिएबल है उसी को तो इंटीग्रेट करेंगे ना। तो वेरिएबल क्या है के एक्स, तो वेरिएबल अगर के एक्स को इंटीग्रेट करें हम, तो के एक्स जैसे ये रही वही रहा जा करके ना, जैसे यहाँ पर ये ln x हमने पूरे की वैल्यू ये जूम की, ठीक है। अब इसको हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे ये इधर लिखा है dx और यहाँ पर ये वैल्यू क्या है के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे dx/x की वैल्यू कितनी आ रही थी 1 dx/x, ये था ना, इसकी वैल्यू कितनी है ln x, ये तो हो गया। अब इसकी पूरी जैसे, अब इसको डिफ्रेंशिएट से अगर देखें थोड़ा और आसान पड़ेगा जा करके, ठीक है। अब यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, के एक्स की वैल्यू है, तो इसको जैसे हमने कहा ये पूरी वैल्यू अगर x माने dx/x का कितना हो गया ln x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको फिर से देखिए, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि ln ऑफ 1 प्लस बी एक्स है, तो ln x माना, तो ln x का कितना हो गया, डिफ्रेंशिएट करना 1/bx आ गया, ठीक। ये इसका था dx/x कितना हो गया ln x। अब यहाँ पर वैल्यू हमने बढ़ा दी, कितना कर दिया 1 प्लस के एक्स, तो क्या होगा ln ऑफ 1 प्लस के एक्स हो गया। अब दूसरे स्टेप में आएगा, बात इसकी आ रही थी, यहाँ पर जैसे डिफ्रेंशिएट 1 प्लस बी एक्स था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, और इंटीग्रेशन क्या होता है उसका रिवर्स रहता है। तो रिवर्स रहने पर यहाँ पर क्या होगा, जो इसका कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यही तो होगा भाई। यहाँ पर हमने किया देखो ln ऑफ 1 प्लस बी एक्स, तो ये तो नीचे चला गया, ठीक है, और ये जो x का कोफिशिएंट था वो किधर आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू तो हो गई ln x, और जो कोफिशिएंट है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना ln ऑफ 1 प्लस के एक्स अपॉन के हो जाएगा। इसी कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। इसी करता हूँ, जैसे ये लिखा है, हम लोगों को ये करना है d/dx b/1 प्लस बी एक्स, ठीक है ना। ये रहा जा करके, इसे हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, dx और इधर ये इंटीग्रेट b है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा भाई, इसमें एक आ गया dx/x क्या होता है ln x, तो ये वैल्यू रहेगी। अब ये b है तो b तो कांस्टेंट है, इसको ध्यान, इसको यहीं लिख देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी ln ऑफ 1 प्लस बी। कहा है गया, अब ये यहाँ पर जैसे क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था ना कोफिशिएंट का, तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, डिवीजन में, तो ये डिवाइड हो गया, b से b कट गया, तो वैल्यू देखिए क्या आ गया ln ऑफ 1 प्लस बी एक्स, तो यही तो था ln ऑफ 1 प्लस बी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ रहा था b/1 प्लस बी एक्स, और b/1 प्लस बी एक्स को इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया ln ऑफ 1 प्लस बी एक्स। बस सिंपल सी बात है, आपको उल्टा चलना है, डिफ्रेंशिएशन उल्टा इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफ्रेंशिएशन है। तो चेन रूल मेथड था, ln x का होता था 1/x, फिर ln ऑफ 1 प्लस बी एक्स का, तो ये हमने x माना तो कितना डिवाइड हो गया, फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया भाई, कांस्टेंट को हो गया 0, बी एक्स का कितना हो जाएगा b, तो इधर आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब जब इस चीज़ को हम इंटीग्रेट करेंगे b/1 प्लस बी एक्स को, तो यहाँ पर हमने x माना तो इसका क्या हो गया ln x, b ये पहले से लिखा था, और फिर इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, तो यहाँ पर हो रहा था देखो मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो b से b कैंसिल आउट होगा, तो वही वैल्यू आ गई जिसका हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। एक दो बार जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए बता रहा हूँ, रेयरली ऐसा इंटीग्रेट किया ना, नहीं वही तो मैं इसी उसको हमने इसी से कोरिलेट किया है,
इसको हमने इसी कोरिलेट किया। अब जैसे इसको हम बी एस को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो ऊपर आया मल्टीप्लिकेशन में, अब बी एस को हम इंटीग्रेट करेंगे किधर आएगा, नीचे आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन का उल्टा चलना है तुम्हें, तो बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/b आ जाएगा। नहीं आ रहा है प्रैक्टिस करना, आगे जैसे क्वेश्चन देखेंगे। कभी कभी रेयर आ जाता है, बात यह है कि ये तो आसान सी बात रही, कोई क्वेश्चन जैसे आगे देखेंगे हम सॉल्व करेंगे, कभी न कभी ऐसा कोई रेयर क्वेश्चन बन जाता है तो करना एक ही स्टेप पे है। हाँ, क्वेश्चन अभी जैसे कर रहे हैं तो कोई कभी न कभी ऐसा रेयर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें बस देखना रहता है, बाकी कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए नॉर्मली जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं, है नहीं। बॉल को हमने जितने टाइम में नीचे से ऊपर जाती है उतने टाइम में ऊपर से नीचे आती है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस अगर होगा तो जब हम नीचे से ऊपर फेंचेंगे तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा, नीचे की तरफ। जब ऊपर से नीचे आएगी तो एयर रेजिस्टेंस लगेगा ऊपर की तरफ। और एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब क्या हुआ, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी एयर रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा लगेगा। उसको ऐसे समझिए, कई बार जैसे मान लो आप पतंग खरीदी मोहल्ले की दुकान से, और तुम सोचो पतंग ऐसे लियो, दौड़ के अगर घर जाओगे तो फट जाएगी। होता कि नहीं होता है भाई, जितनी ज़्यादा हम स्पीड बढ़ा देंगे एयर रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा लगेगा पीछे की तरफ। अगर आराम से चलेंगे तो घर ले जाकर उसको सही सलामत पहुँच सकते हो। मतलब जितनी स्पीड कम रहेगी एयर रेजिस्टेंस उतना ही कम लगेगा। और किधर लगता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसमें वही कह रहा है कि मान लो किसी बॉल को हमने ऊपर तरफ फेंका गया विद सर्टेन स्पीड u, तो उस पर जो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है या रिटार्डेशन लग रहा है, ठीक है, तो जो रिटार्डेशन मतलब अल्फा, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू लगी, वो लिख रहा -b दे रखा है। लैंग्वेज लिखेंगे, अ बॉल प्रोजेक्टेड अपवर्ड with initial velocity u, ball projected upward with initial velocity u and retardation due to air is, ये लिखेंगे alpha is equal to -bv। then find velocity after time t, velocity after time t। ठीक है, अब देखिए इसमें बॉल को हम लोगों ने ऊपर तरफ फेंका t समय के बाद, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी बतानी है। अब देखिए बॉल को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो जो ग्रेविटी की वजह से था वो भी नीचे लग रहा था, ठीक है, और वेलोसिटी है ऊपर तरफ, जो ये लग रहा है ये भी किधर है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो देखो नेट रिटार्डेशन आ रहा है वो -g -bv, यही तो हुआ। तो a इक्वल टू माइनस कर लेते हैं -g + bv, यही तो होगा। नेट रिटार्डेशन ये है भाई, g भी नीचे लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस वजह से रिटार्डेशन आ रहा है वो भी कितना लग रहा है, नीचे की तरफ। तो नेट रिटार्डेशन कितना हो गया, g प्लस, रिटार्ड हो रहा है ना भाई, बॉल जा रही है ऊपर की तरफ और g किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ ना, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे, माइनस साइन, और ये भी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों मिलाकर के बॉल की स्पीड को घटाएंगे, ठीक है। तो नेट रिटार्डेशन आ गया -g + bv। निकालना क्या हम लोगों को, वेलोसिटी है। तो इसको देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे dv/dt -g + bv। तो इसको देखो बनाते हैं इक्वेशन, dv/dt
जी प्लस बी वी इज इक्वल टू माइनस डी टी। बस बन गई इक्वेशन, देखो वैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब बोला ये है कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है u, तो हमें t समय के बाद वेलोसिटी बतानी है v। इतना पहले लिखिए, अपनी जगह नहीं पड़ी, तो इसको मैं चाहता हूँ लिखा रहे, ठीक है, ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ तक लिखना अभी, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसी पे आते हैं हम लोग। डी एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स डी वी अपॉन जी प्लस बी वी, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो डी एक्स अपॉन एक्स का क्या होता है, एल एन एक्स। तो इसका हम क्या है एल एन, तो यहाँ पर हम जैसे इंटीग्रेट करें, या यहीं पर लिख दे रहा हूँ, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा एल एन ऑफ जी प्लस बी वी। फिर क्या किया आगे, जो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट था वो किधर आ गया, नीचे, तो इसको कर दिया हम लोगों ने नीचे। अब लेकिन लिमिट रखनी है, लिमिट कहाँ रखनी है भाई, u से लेकर के v तक, ये तो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये g है, ये b है, b वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो अब इसको रखते हैं, देखिए तो t इज इक्वल टू 0 पर, हालांकि ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा आसान कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 0 पर 0 कर देते हैं, नहीं तो और लेंथी हो जाएगा, फिर अभी आपके लिए कठिन पड़ जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पर 0 कर दीजिए, लेकिन वहाँ प्रोजेक्ट के चलो बना रहने दें, इस प्रोजेक्ट क्या यही बना रहने देते हैं। अब जो लिख गया तो लिख गया। आगे बढ़ते हैं, इसका आ जाएगा माइनस टी। अब इसको देखो लिखते हैं हम लोग एल एन, क्या होता था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन जी प्लस अपर लिमिट लिखी हमने बी वी माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन जी प्लस क्या हो जाएगा बी यू, ये तो होगा, और बराबर में क्या लिखा है माइनस टी। अब ये देखो लिखा है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये तो लिखा है लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी, तो इसको हम लोग लिख सकते, अपॉन बी था ना ये, तो यहाँ पर सब में अपॉन बी तो है, तो 1 अपॉन बी बाहर कर लेते हैं, तो लॉग ए अपॉन बी, तो आएगा जी प्लस बी वी अपॉन जी प्लस बी यू इज इक्वल टू कितना होगा माइनस टी, तो एल एन जी प्लस बी वी जी प्लस बी यू इज इक्वल टू रहेगा माइनस बी टी, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ से अगर एल एन की वैल्यू को हटाएं, जी प्लस बी वी अपॉन जी प्लस बी यू इज इक्वल टू, या प्लस ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए एक तो ये चलो कर ही देते हैं, जब यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है जी प्लस बी वी अपॉन जी प्लस बी यू, यहाँ से एल एन हटेगा तो एक्सपोनेंशियल आ जाता है, ये आ जाएगा माइनस का बी टी। एक तो ये तरीका जैसे निकल आया। अब दूसरा तरीका ये होगा, जब इस बॉल को हम ऊपर तरफ लेते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ये होगी हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो हमने कहा टी समय के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर इसको स्पेसिफिक केस करें, अगर एट टी वी की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, देखो क्या आएगा जी प्लस 0 इधर आ जाएगा, ये आएगा जी प्लस बी यू इज इक्वल टू ई पावर माइनस बी टी। अब इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करेंगे जी प्लस बी यू अपॉन जी, रिवर्स करने पे साइन बदल जाता है, इतना लिखिए फिर सॉल्व करते हैं।
बचा नहीं है, बस एक लाइन का बचा है, जगह नहीं ना यहाँ पे। अभी समराइज कर देते हैं। 4 मिनट लगेगा। नहीं तो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता ना भाई, 45 50 क्वेश्चन है, एक ही 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। अभी लग रहा है जैसे धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन और जैसे आगे जो आया हुआ है वो जब कराएंगे तो आपको आप तुरंत पकड़ जाओगे क्या रहना चाहिए। वहाँ तक आपको ऑप्शन लिखे रहेंगे, आपको देखना रहेगा क्या सही क्या गलत। अब उसमें बचा नहीं, बस कुछ नहीं करना है, इस जी को हम ले जाएंगे इधर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे, यहाँ ये कहते भाई जो इसके साथ कोफिशिएंट में होगा वो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो वही काम किया गया है, ये जो बीवी किया गया तो इसका जो कोफिशिएंट था वो किधर आ गया, वो नीचे एक वैल्यू आ गई। बाकी तो धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ हम बताएंगे, यहाँ पर अगर देखो ln लिखा है, ln को अगर यहाँ हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ठीक है, वो बाद में एक्सपोनेंशियल जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे आसान देखते हैं। दूसरा ही लिया है यार, हाँ इसमें चिपक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए जैसे कोई भी मोटर बोट है या शिप है या कोई भी कार जैसे समझ लीजिए, तो उसका जो रिटार्डेशन है, मतलब जैसे हमने उसको मोटर को ऑफ किया, इंजन को ऑफ कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटने लगेगी। तो उसका जो रिटार्डेशन दे रखा है तो वो मान लीजिए दे रखा है -kv³। ठीक है, ये दे रखा है एक v² या जो अलग अलग जा करके। अब इसमें हमसे पूछ देगा, मान लीजिए जैसे हमने मोटर को ऑफ किया, इसमें दे रखा होगा, देखें मोशन इन 1D। ठीक है, पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 6। लिखा डी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग मोटर बोट। मोटर बोट है तो उसमें जो डी एक्सेलरेशन दे रखा है आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ, मतलब जैसे इंजन को बंद कर दिया जाता है। तो dv/dt जो -kv³। तो एक्सेलरेशन को dv/dt लिखते हैं तो ठीक है ये। वेयर के इज कॉन्स्टेंट, लिखा इफ़ v0 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ, जैसे इंजन को हम बंद करते हैं तो वहाँ से अगर टाइम को कंसीडर कर t = 0 पर जो वेलोसिटी है वो v0 दे रखी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द टाइम
टी आफ्टर द कट ऑफ, तो टी समय के बाद उसकी वेलोसिटी क्या आएगी ये बताना है। रिटार्डेशन जो जैसे एक मोटर बोट है उसके इंजन को बंद कर दिया गया है, जब बंद कर दिया गया उस समय जो वेलोसिटी दे रखी है वो v0 दे रखी है, मतलब t इक्वल टू 0 पर, वहीं से हमने काउंट किया टाइम को। आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी ये बताना है। हालांकि इतना लेंदी नहीं है, ये आसान है, उससे सिंपली आपको जो पढ़ा था हम लोगों ने इंटीग्रेशन उससे सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो लिखते हैं हम लोग कि a इज इक्वल टू है माइनस के वी क्यूब, a को लिखा जाता है डी वी अपॉन डी टी और ये है माइनस के वी क्यूब। तो वेलोसिटी को इधर ले आते हैं तो डी वी अपॉन वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस के डी टी, यही रहेगा ना। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट ये तो डी एक्स अपॉन एक्स होता तो ln x रहता, ये ऐसा तो है नहीं, तो इसको ऊपर ले जाते हैं v पावर माइनस 3 डी वी इज इक्वल टू माइनस के टी। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, देखो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कह रहा है v0, तो t समय के बाद वेलोसिटी पता करनी है हम लोगों को। तो देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, इसमें एक हम जोड़ेंगे तो देखो माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, फिर लिमिट रखेंगे v0 से लेकर के v तक, dt को हो जाएगा t, ये हो गया माइनस के टी, यही रहा। यहाँ माइनस 3 प्लस 1 करेंगे माइनस का 2 बचेगा, ऊपर भी कितना बचेगा माइनस का 2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये आ रहा v पावर माइनस 2 बाई 2, यहाँ पर रखा v0, यहाँ रखा v और माइनस का ये है के टी। ये माइनस का है नीचे ले आएंगे, यहाँ पर माइनस 2 है, ये बचेगा माइनस का 2 v स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, भाई ऊपर है नीचे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये है v0 और ये v माइनस के टी। करना क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखते हैं तो यह माइनस 2 v जगह v रखा तो है v स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, वही हो जाएगा v0 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा के टी। अब जब हम क्या करते हैं 2 को बाहर ले लेते हैं, 1/2 प्लस की वैल्यू पहले लिखते हैं v0 स्क्वायर माइनस 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा माइनस का के टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। चलिए अब 2 को उधर ले जाते हैं हम लोग, 2 को उधर ले जाएंगे 1/v0 स्क्वायर 1/v स्क्वायर माइनस का 2 के टी, v निकालना है इसलिए उसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो ये आएगा देखो 1/v0 स्क्वायर प्लस 2 के टी इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर। यहाँ 1 ले लिया, सिंप्लीफाई करते हैं कितना आ जाएगा, v0 इधर आएगा 1, इधर v0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के टी v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर, ये तो हुआ। इसमें और कोई है नहीं भाई, एलसीएम ये ले लिया हमने v0 स्क्वायर कॉमन, यहाँ तो 1 बचा, ये v0 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। v की वैल्यू निकालनी है तो रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने में देखो हम क्या पाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन ये रहेगा 1 प्लस 2 के टी v0 स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट कर देंगे, v0 स्क्वायर 1 प्लस 2 के टी v0 स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा ऊपर v0 अपॉन नीचे ये रहेगा 1 प्लस 2 के टी v0 स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा।